हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं वीरत दुबे आज आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टडी आईक्यू पीसीएस पे आप सभी लोगों का स्वागत करने के साथ साथ मैं आज आपको बता दूं कि यहाँ पर कौन सा टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि यूपी पीएससी के द्वारा हाल ही में बहुत ही जल्दी ही ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, यूपी पीसीएस पीटी 2022। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य सीरीज़ के अंतर्गत योजनाओं की जो महत्वपूर्ण योजनाओं की जो श्रृंखला है उसका ये आज भाग 2 है। इसमें हम भाग 1 में निर्धारित जो पॉइंट है वो डिस्कशन कर चुके हैं, वो आपने ज़रूर पढ़ा होगा। ऐसे इस तरीके की योजनाओं को कवर करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में जो एक साल के पिछली एक साल इन 2021 और 2022 जो चल रहा है, इन सब का जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आपका आता है तो उसको आप अच्छी तरीके से कवर कर पाएँ, ये इस लक्ष्य का उद्देश्य है। तो इसकी शुरुआत हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का इस नए पीसीएस स्टडी आईक्यू चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इस चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए और उन्हें कहिए कि स्टडी आईक्यू अब उत्तर प्रदेश सहित अन्य जो राज्य हैं उनके जो पीसीएस के जो परीक्षाएं होती हैं या फिर उनकी जो सिविल सर्विसेज की जो परीक्षाएं होती हैं उनकी तैयारी के लिए भी आपके सामने अग्रसर है। साथ में ये वो शेड्यूल है जिस पर आप लोगों को ये जो पीएससी का स्टेट पीएससी का जो चैनल है उस पर आपको डिफरेंट टाइमिंग पर डिफरेंट समय पर अलग अलग प्रकार के तैयारी करने के माध्यम मिल रहे हैं। और कई सारे पीएससीज को इसमें कवर फिलहाल किया जा रहा है। आगे आने वाले समय में दूसरे पीएससीज को भी कवर किया जाएगा, लेकिन शुरुआती तौर पर देखा जाए तो ये सुविधाएं आपको मिल रही हैं, जिसमें से जनरल साइंस जो है आप किसी भी स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकेंगे। ये मंडे टू सैटरडे होगा। इसके अलावा 10,000 एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व कराएंगे, ये भी किसी भी स्टेट पीएससी के लिए ही होगा, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। बाइलैंग्वेज रहेगा ये सारा का सारा। और साथ ही साथ ये भी मंडे से सैटरडे तक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें डिफरेंट बुक्स से बनने वाले जो प्रश्न हैं, संबंधित सब्जेक्ट्स की जो बुक्स हैं उनसे बनने वाले जो प्रश्न हैं वो यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे। ये आपकी श्रृंखला लक्ष्य के रूप में फिलहाल चल रही है, और जब आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा यही लक्ष्य सीरीज समाप्त करके आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश पीएससी की प्रिपरेशंस के लिए जो जनरल स्टडीज़ के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको यहाँ पर कवर कराए जाएंगे। आरएएस और आरटीएस आरपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले जो एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए जनरल स्टडीज़ मंडे टू सैटरडे दोपहर 12 बजे आयोजित की जाएगी। और साथ ही साथ 2 बजे आप देखेंगे कि ऑल स्टेट पीएससी के लिए ऑल जनरल स्टडीज़ का पोर्शन जो है वो कवर किया जाएगा। 4 बजे आपको मध्य प्रदेश के जो जनरल स्टडी का पोर्शन है वो मंडे से सैटरडे तक कवर किया जाएगा। 5 बजे शाम को करंट अफेयर्स की सीरीज़ होगी, जिसमें आप सभी लोग हर प्रकार के स्टेट पीएससी को कवर कर पाएंगे। वीकली बेसिस पे इसको कराया जाएगा, मतलब एक वीक का करंट अफेयर्स एक स्टेट के लिए डेडिकेटेड रहेगा। बीपीएससी की अगर हम बात करते हैं तो इसका सेशन आपको डेली रात में 8 बजे मिलेगा। ये शेड्यूल ज़रूर आप फॉलो करिएगा अपनी तैयारी अच्छे से अगर आप करना चाहते हैं तो। और आपका एसडीएम बनने का जो सपना है वो स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल के माध्यम से पूरा होगा, ऐसा मेरा पूरा प्रयास है। आज की योजना के बारे में मैं आपको बताता हूं। आज के योजना के महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं उनके ऊपर डिस्कशन हम करेंगे। और इन डिस्कशन में सबसे पहला आज की जो योजना है वो है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। योजनाओं को पढ़ने के साथ साथ योजनाओं का नाम जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। इसलिए ध्यान से किसी भी योजना का नाम याद रखना भी सबसे पहला कर्तव्य है आपका। तो इसका नाम है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। कुछ पॉइंट तो आपको यहां से नाम से ही पता चल गया होगा कि ये किन के लिए लाभान्वित है, यानी कि उन लोगों के लिए लाभान्वित है जो बच्चे वर्ग के अंतर्गत आते हैं। हालांकि इस बच्चे वर्ग की आयु वर्ग की जो सीमा है वो 0 से लेकर के 18 वर्ष तक निर्धारित की गई है, यानी 0 से लेकर के 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए इस योजना का लाभ मिलेगा। और इस योजना का जो प्रारंभ है, इस योजना को प्रारंभ किया गया है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के द्वारा, यानी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया है। और प्रारंभ होने की जो तिथि है वो 29 मई 2021 को है। इसके पहले अगर देखा जाए करीब मार्च के महीने में ही अगर देखा जाए तो कैबिनेट के द्वारा इसका अप्रूवल मिला था कि इस तरीके की योजना जो है वो चलाई जानी चाहिए।
ये जो योजना है अगर देखा जाए तो जो बच्चों के लिए मिशन वात्सल्य योजना जो चलाई गई थी, उस मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत भी इसको रखा जाता है, और वात्सल्य का रिलेशन भी बच्चों से ही है, आपको ध्यान ही होगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपको यहाँ पर मिलता है। अगर हम ये जानने का प्रयास करें कि ये जो योजना है वो किस लिए है, इसका यानी कि उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है, किस लिए है, यानी कि उद्देश्य इसका क्या है, तो इस उद्देश्य को समझा जाए तो यहाँ पर क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि कुछ समय पहले आपको ये जो एक विशेष महामारी थी जिसने पूरे विश्व को हिला के रख दिया, उसमें भारत भी अछूता नहीं रहा। कोविड की वजह से, कोविड-19 की वजह से जिन लोगों ने अपने परिवार को खोया है, अब देखिए कोविड का जब लहर आया तो उसमें बहुत सारे लोगों की जान गई, और आप ऐसे वर्ग पर ज़रूर ध्यान दीजिए जहां पर माता पिता जो है वो कोविड के चपेट में आए हों, या माता पिता में से कोई एक कोविड की चपेट में आया हो और उसने अपनी जान भी गंवानी पड़ी हो। तो ऐसी स्थिति में जो वो बच्चा है, जो वो शिशु है, अब वो किसी भी आयु वर्ग का है, अगर 18 वर्ष से कम है, तो आप सोचिए कि उसका जीवन आगे कैसे चलेगा। खासकर उन लोगों के लिए सोचिए जिसके माता और पिता दोनों ही ना रहे हों। इसके अलावा आप इस तरह से भी सोच सकते हैं, हो सकता है कि कुछ संसार में बच्चे ऐसे भी हों जिनके पहले से ही माता पिता ना रहे हों। इस कंडीशन में उनके जो संरक्षक हैं, उनके जो पालन करता हैं, यदि अगर वो कोविड से संक्रमित हुए हों और उन्होंने अपनी जान गंवाई हो, तो इस कंडीशन में भी यहाँ पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस तरीके से बच्चे जो हैं ये अनाथ हो जाने की संभावना क्या, अनाथ ही हो जाएंगे। इसके अलावा अगर वो माता या पिता में से किसी एक को खोते हैं, आप कंडीशन समझिए इस बच्चे के लिए कि किस किस तरीके की हो सकती है। मान लेते हैं कि ये बच्चा ऐसा है जिसकी माता या पिता में से किसी एक की डेथ हुई है, ठीक है, तो भी इसका जीवन जो है काफ़ी हद तक सूना रह जाएगा। या फिर इस बात की कल्पना कीजिए कि इस माता पिता में से उस पेरेंट की डेथ हुई है जो कामकाजी था, जिसकी इनकम से घर चलता था, और बाय द वे उन्हीं की डेथ हो गई है, तो दूसरा गार्जियन ज़रूर साथ में है, दूसरे पेरेंट ज़रूर साथ में है, परंतु उससे बच्चे का भविष्य कितना अधर में हो जाएगा, इस बात को सोचने का प्रयास कीजिए। और इसे और ज़्यादा गंभीर तौर से तब सोचा जा सकता है जबकि ये शिशु जो है वो एक महिला हो, यानी कि फीमेल कैंडिडेट हो, यानी कि अगर ये एक बच्ची है तब इस दशा में तो और भी ज़्यादा ये स्थिति दयनीय हो गई। इसी चीज़ का ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत कोविड-19 महामारी के कारण जो निराश्रित हुए हैं बच्चे, निराश्रित का मतलब ही हो गया कि ऐसे बच्चे जिनका कोई सहारा नहीं रहा, ठीक है, तो जो निराश्रित बच्चे हैं उनके भरण पोषण के लिए, शिक्षा के लिए और सुरक्षा के लिए, देखिए 3 चीज़ हैं, ये फैक्ट आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। जब इससे क्वेश्चंस बनते हैं तो इन्हीं छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बनता है, ठीक है, जैसे इनमें में से किसी एक चीज़ को एब्सेंट कर दिया जाए या इसको शामिल करते हुए किसी कथन का बनाया जाए कि बताइए कि ये कथन सत्य है या नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे बच्चों के भरण पोषण के लिए ये योजना है, यानी कि उनके मेंटेनेंस के लिए है, एजुकेशन के लिए है और उनके चाइल्ड के प्रोटेक्शन के लिए है। इस योजना का शुभारंभ किया गया है, और योजना का शुभारंभ कब किया गया है? 29 मई 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। अगर हम आगे समझें कि ऐसे कौन से बच्चे हैं या ऐसे कौन से विशेष वर्ग में आने वाले बच्चे हैं जिनको इस योजना का लाभ मिलेगा, यानी पात्रता अगर आपसे पूछी जाए, एलिजिबिलिटी की बारी अगर आपको आती है यहाँ पर समझ में, तो उसके लिए आप एक तो जो लाभान्वित होने वाला व्यक्ति है वो बच्चे वर्ग के अंतर्गत 0 से 18 वर्ष की आयु के अंतर्गत होना चाहिए, यानी 18 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं वो इस योजना में शामिल नहीं है, उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ये पहली बात है। दूसरी बात है इनके माता पिता या फिर माता या फिर पिता, ठीक है, या फिर जो भी संरक्षक यानी गार्जियन वगैरह जो हैं, इनमें में से किसी की जान गई है या फिर इनकी मृत्यु हुई है जिसके कारण ये निराश्रित हुआ है, तो उन बच्चों को ये लाभ मिलेगा। इसके अलावा ये योजना जो है उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना है, इसलिए जो बच्चा है उसका जन्म से लेकर के 18 वर्ष तक की जो आयु है उसके दौरान वो उत्तर प्रदेश का नागरिक होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का उसके पास में मूल निवासी होना चाहिए वो, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी
में आने वाले जो 18 वर्ष के बच्चे हैं जिन्होंने अपने गार्जियन को खोया है, वो इस शर्त के लिए पात्रता रखते हैं। उनको उनकी शिक्षा से संबंधित, उनकी सुरक्षा से संबंधित और उनके भरण पोषण से संबंधित जो सहायता है उसको प्रदान करने के लिए योजना चलाई गई है। अब इस योजना में किस प्रकार का लाभ मिलेगा? लाभ का मतलब ये हुआ कि क्या प्राप्त होगा, यानी इस योजना में अगर जो लोग एलिजिबल हैं उन्हें किस प्रकार की सहायता की जाएगी, यानी किस प्रकार की सहायता इसमें मिलेगी। सहायता कौन से प्रकार के एड्स हैं जो यहाँ पर उन बच्चों को देने को, प्रदान करने को कहे गए हैं, जो कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत आते हैं। तो ये लाभ जो है, अगर हम वित्तीय सहायता की बात करते हैं, देखिए वित्तीय अगर हम सहायता की बात करेंगे तो वित्तीय सहायता के रूप में अगर आप देखोगे तो 4,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। किसे प्रदान किए जाएंगे? उस अभिभावक को जिसके बच्चे हैं। सरकार द्वारा बच्चे के वयस्क होने तक, वयस्क होने का मतलब वही हो गया 18 वर्ष की उम्र के आने तक, क्योंकि ये योजना 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। तो 18 वर्ष तक के आने तक यहां पर इस योजना का संचालन करने की बात करी गई है। 4,000 रुपए जो है वो आर्थिक सहायता, वित्तीय आर्थिक सहायता का प्रावधान जो है वो प्रतिमाह के तौर पर किया जाएगा। ये भी ध्यान रखना है कि ये प्रतिमाह शब्द का इस्तेमाल हुआ है। यहां पर आपके ऑप्शन में ये चीज लिख करके आ सकती है और वहां पर प्रतिवर्ष लिखा हुआ होगा, और आप जल्दीबाजी में क्योंकि अमाउंट याद रखते हैं इसलिए आपसे गलती हो सकती है। 4,000 रुपए प्रतिवर्ष की बजाय आप 4,000 रुपए प्रति माह याद रखिएगा। ऐसे भी सोचिए, एक वर्ष में अगर किसी को 4,000 रुपए मिल रहे तो उसकी क्या ही आर्थिक सहायता हो रही होगी, उससे उसका क्या भविष्य बन रहा होगा। लेकिन अगर आप 4,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो एक बच्चे के लिए उसके इस कंडीशन में, जब वो इस कह सकते हैं दयनीय कंडीशन में जब वो है, तो उसके लिए 4,000 रुपये बहुत ठीक अमाउंट होगा। ये आप देख सकते हैं कई सारे लोगों का तो घर ही 4,000 रुपये में चलता है। ऐसे में बच्चे का भरण पोषण तो किया ही जा सकता है। तो 4,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। ये 4,000 रुपीज़ आपको ध्यान रखने ही रखने हैं। अब बारी आती है कि क्या ऐसे सभी बच्चों को इसमें इंक्लूड किया जाएगा जो जिस परिवार से बिलोंग कर रहे हैं, उस परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए उससे अधिक हो, या बहुत ज़्यादा हो, या फिर बहुत अच्छे संपन्न परिवार से बिलोंग करते हो, तो क्या वो भी इसमें शामिल होंगे? तो इसका साधारण सा उत्तर है नहीं। स्वाभाविक सी बात है कि इसके अंदर एक इनकम की बात लगाई गई है। योजना के अंतर्गत वो जो बच्चा है उसका जो परिवार है, उसके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए निर्धारित थी। यानी कि उसके लिए कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति 2 लाख रुपए की आय वाला है, तो उस 2 लाख रुपए की आय वाला या उससे कम की आय वाला है, तो उसको ये आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। लेकिन कुछ समय बाद ये जो लिमिट है 2 लाख से बढ़ा करके 2021 में इसको, जून 2021 में इसको 3 लाख रुपए कर दिया गया। अब यहां से भी शानदार क्वेश्चन बन सकता है कि पहले जो है कितनी थी, वो 2 लाख रुपए थी, और अभी बढ़ा करके कितनी कर दी गई, जून 2021 से कितनी कर दी गई, वो 6 लाख कर दी गई। ठीक है, माफ कीजिएगा 3 लाख कर दी गई। तो 3 लाख ये आपको ध्यान रखना ही रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम देखें कि बाल सेवा योजना के अंतर्गत क्या कुछ एक्स्ट्रा प्रावधान या कुछ अतिरिक्त प्रावधान भी किए गए हैं, तो इसमें एक बात कही गई है कि कोई भी बच्चा, अब आप सोचिए 0 से 18 वर्ष तक के बच्चे यहां पर शामिल किए गए हैं, है ना। अब जब 18 वर्ष तक के बच्चे हैं, तो जो 17 वर्ष का है, जो 18 वर्ष का है, या फिर थोड़ा और इससे कम भी मान सकते हैं आप, तो वो एक थोड़ा मैच्योरिटी के लेवल की ओर आने वाला स्टूडेंट है, कह सकते हैं कि चाइल्ड है, वो मैच्योरिटी के लेवल तक आने वाला वो एक चाइल्ड है। तो इसके लिए क्या प्रावधान है, 17 से 18 वर्ष तक वाले बच्चा है अगर, और उसके साथ में अगर इस तरीके की दुर्घटना घटी, उसके अभिभावक उसके साथ नहीं है, तो वो तो अपने परिवार के साथ रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है। लेकिन बात यहाँ पर करी गई है कि 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे जिनके अभिभावक ही नहीं है, मतलब बिल्कुल ही चाइल्डिश हैं, वो बिल्कुल बच्चे ही हैं, वो अभी वो संसार में कुछ भी नहीं जानते सिवाय अपने माता पिता और स्वयं के अलावा, तो वो जो 10 वर्ष से बच्चे हैं, जिन 10 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं जिनके अभिभावक नहीं हैं, उन्हें यूपी गवर्नमेंट की तरफ से और भारत सरकार, प्रदेश सरकार और भारत सरकार, दोनों सरकार की तरफ से अगर देखा जाए, राजकीय बालगृह में देखरेख के लिए रखा जाएगा। तो तमाम सारे चाइल्ड केयर होम्स होते हैं, वो चाइल्ड केयर होम्स चाहे गवर्नमेंट ऑफ स्टेट यानी यूपी की तरफ से चलाए जा रहे हो, या फिर वो चाइल्ड केयर होम्स जो हैं वो
सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चलाए जा रहे हो उन्हीं में रखा जाएगा उनको, जब तक कि वो बड़े नहीं हो जाएंगे, यानी कि वयस्क नहीं हो जाएंगे, वो वहां पर रहेंगे। एक तो ये सुविधा यहां पर रखी गई। दूसरी बात यह है, अनाथ हुए जो बच्चे बच्ची हैं उन्हें भारत सरकार द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, यानी कि जो आवासीय बालिका विद्यालय है, रेजिडेंशियल कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो हैं, उनमें राजकीय बाल गृहों आदि में रखा जाएगा और इस माध्यम से उनकी कक्षा 12 तक की जो शिक्षा है उसे निःशुल्क तौर पर प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। अब क्योंकि ये आवासीय है, रेजिडेंशियल कॉलेज है, तो इसमें आराम से बच्चा रहते हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको पता चल रहा है कि न सिर्फ वित्तीय सहायता हो रही है बल्कि शैक्षिक तौर पर भी उसकी सहायता की जा रही है। शिक्षा का प्रबंध भी यहाँ पर इसके अंतर्गत किया जा रहा है। ऐसे जिनके बच्चे जो हैं वो, अब जिनके माता पिता मतलब जिनके कोई गार्जियन हो सकते हैं तो उनके तो जो संरक्षक बनेंगे उनको 4000 रुपीज़ का, मैंने बताया कि आपको अमाउंट 4000 रुपीज़ पर मंथ का अमाउंट दिया जाएगा। पर जिनके माता पिता कोई भी नहीं है, बिल्कुल अनाथ हो गए हैं, उनको उठा करके उनको जो है रखा जाएगा चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स जो हैं तमाम सारे उसमें, और अगर वो पढ़ने की उम्र में आएंगे तो उन्हें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आवासीय और तो दूसरे जो राजकीय विद्यालय हैं जहां पर आवासीय विद्यालय होंगे उनमें उनको शिक्षित किया जाएगा। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता, जिनके माता या पिता, 2 पॉइंट हो गया, 1 पॉइंट माता पिता का हो गया, 1 पॉइंट हो गया माता या पिता, और तीसरा है जो लीगल गार्जियंस होते हैं, जैसे एडॉप्शन किया गया है, किसी बच्चे का को एडॉप्ट किया गया तो जो गार्जियन होते हैं वो लीगल गार्जियंस होते हैं। तो किसी के विधिक अभिभावक या फिर आय अर्जित करने वाले जो अभिभावक होते हैं, ठीक है, जो इनकम वाले पेरेंट्स होते हैं, उनकी मृत्यु अगर 1 मार्च 2020 के बाद कोविड-19 के कारण हुई है तो वो भी इस योजना में शामिल होंगे, यानी वो बच्चे इस योजना में शामिल होंगे। तो आपको ध्यान रखना है, इसके लिए डेट कौन सी है, 1 मार्च 2020, 1 मार्च 2020 के बाद। ठीक, कोविड-19 के कारण अगर इन गार्जियंस की डेथ हुई है तो उनके बच्चों को भी ये सुविधा जो है वो प्रदान की जाएगी। तो आई होप कि आपको ये प्रधानमंत्री बाल सेवा योजना के बारे में जो पॉइंट मैंने आपको बताया वो समझ में आया होगा। अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं उन बच्चियों के लिए, अंत में हम बात कर लेते हैं उन बच्चियों के लिए जिनकी आयु जो है वो 18 वर्ष की है और अब वो विवाहित हो रही हैं, लड़कियां हैं और विवाहित हो रही हैं। तो जो भी निराश्रित बालिकाएं हैं, 18 वर्ष की आयु जब वो पूरी कर लेंगी, अगर इस योजना के अंदर वो रजिस्टर्ड है, तो जब 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगी तो शादी हेतु प्रदेश सरकार की तरफ से 1,01,000 रुपए, 1 लाख, ध्यान रखेंगे, 1,01,000 रुपए जो है वो प्रदान किया जाएगा, शादी की व्यवस्था के तौर पर इसको दिया जाएगा। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ये अमाउंट जो है महिलाओं की शादी के लिए है, लेकिन उस बच्ची की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी अगर 17 वर्ष की आयु में अगर वो लड़की यानी बाल विवाह के अंतर्गत शादी कर रही है तो उसको इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। तो सिंपली वैसे भी आजकल जो है 18 वर्ष में ही शादी होती है, कम से कम, इससे अधिक, इससे कम में नहीं होती। बाल विवाह लगभग बंद ही हो रहा है। इसके अलावा बात करी जाए तो उच्चतर माध्यमिक या फिर व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे जो 18 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उन्हें मुफ्त में टैबलेट मिलेगा, उन्हें मुफ्त में टैबलेट या जो लैपटॉप व्यवस्था है ये भी जो है वो प्रदान की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि दूसरे प्रकार की जो शैक्षणिक सहायता है वो शैक्षणिक सहायता भी यहाँ पर प्रदान की जा रही है। राइट, क्लियर हो गई बात। तो ये है बच्चों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना, बाल सेवा योजना। इसमें एक पॉइंट और भी ऐड होगा, यदि अगर किसी बच्चे की माता पिता चले गए हैं तो उस माता पिता के द्वारा जो संपत्ति है वो बच्चे की ओर ट्रांसफर होनी चाहिए एक अमूमन तौर पर, लेकिन वो बच्चा क्योंकि अल्पवयस्क है या अवयस्क है तो उसके चल अचल संपत्ति की सुरक्षा जो है उसकी सुरक्षा की व्यवस्था भी गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से किया जाएगा। तो जो शुरुआत में मैंने आपको पॉइंट बताया था कि इनके शिक्षा की व्यवस्था होगी, इनकी सुरक्षा की व्यवस्था होगी, इनकी आर्थिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और जो संरक्षण है वो सब प्रदान किए जाने का प्रावधान इस पर्टिकुलर कह सकते हैं कि इस सेवा योजना के अंतर्गत लाया गया है। और वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो लगभग 11,000 प्लस बच्चे जो हैं वो इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। लगभग 11,049 बच्चे जो हैं इस योजना से लाभान्वित किए जा चुके हैं वर्तमान समय में अगर देखा जाए।
इन बच्चों को जो सहायता है महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से ये सहायता जो है प्रदान की जाएगी, महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से। ठीक है, ध्यान रखना है ये विभाग का नाम भी आपको। तो आई होप कि आपको ये योजना समझ में आई होगी। अब चलते हैं दूसरी योजना की तरफ बढ़ते हैं, शहरी प्रवासियों के लिए किराए की आवास योजना। यानी कि ऐसे प्रवासी जो शहरी प्रवासी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, जो अर्बन प्रवासी के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए किराए की आवास योजना का इंतजाम करे जाने हेतु एक योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रखी गई है। तो स्वाभाविक सी बात है कि किराए की आवास योजना, अगर सरकारी किराए की आवास योजना की बात करी जा रही है, सरकारी किराए की आवास योजना की बात करी जा रही है, तो आप यहाँ पर उस व्यक्ति के बारे में सोच ही सकते हैं कि जो व्यक्ति इस आवास योजना का लाभ उठाएगा, निश्चित तौर पर उसकी आर्थिक स्थिति जो है उस व्यक्ति की कमजोर ही होगी, है ना। आर्थिक स्थिति जो है वो कमजोर है, और खास करके जब वो प्रवासी हो रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों की सहायता के लिए एक योजना यहाँ पर चलाई गई है उत्तर प्रदेश कैबिनेट की तरफ से। अफोर्डेबल रेंटल कह सकते हैं कि हाउसिंग प्रोग्राम यहाँ पर चलाया गया था। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग जो पॉलिसी है उसके अंतर्गत इस योजना का शुभारंभ 26 मार्च 2021 को किया गया है, 26 मार्च 2021 को। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो लोग मतलब इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होंगे, उन्हें शहरी प्रवासी के अंतर्गत अगर वो गिने जा रहे हैं, तो शहरी प्रवासी के अंतर्गत गिने जाने वाले इन लोगों को किराए का आवास प्रदान किया जाएगा। क्लियर है, उनको ये किराए का आवास प्रदान किया जाएगा। अब इसमें जो प्राथमिकता है किन लोगों को दी जा रही है उसको अगर हम समझने का प्रयास करें, तो ये जो प्राथमिकता है, यानी कि इसमें जो प्रायोरिटी है वो निश्चित रूप से विधवाओं के लिए है, कामकाजी महिलाओं के लिए है, अल्पसंख्यकों के लिए है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि केवल इन्हीं के लिए ही है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रायोरिटी है। इसके अलावा ये योजना जो है गरीब छात्रों के लिए भी है। इसके अलावा ये योजना उन लोगों के लिए भी है जो लो इनकम फैक्ट्री वर्कर्स हैं, यानी लो इनकम फैक्ट्री वर्कर्स जो हैं उनके लिए भी ये योजना कार्य करेगी। इसके अलावा साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो भी EWS के अंतर्गत आने वाले जो लोग हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंतर्गत आने वाले जो लोग हैं, उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ SC, ST और OBC कम्युनिटी के अंतर्गत आने वाले जो लोग हैं, उनको भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा यदि अगर वो शहरी प्रवासी के अंतर्गत आते हैं तो। लेकिन इसमें प्राथमिकता के तौर पर किसके किसके नाम शामिल हैं वो ध्यान से सुन लीजिए। प्राथमिकता के तौर पर एक तो विधवाओं का नाम शामिल है, इसमें कामकाजी महिलाओं का नाम शामिल है, अल्पसंख्यकों का नाम शामिल है, साथ ही साथ SC, ST और OBC का भी नाम इसमें शामिल है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए इस योजना के अंतर्गत किसे प्राथमिकता दी जा रही है, तो आप इनके अलावा SC, ST और OBC का भी नाम इसमें ऐड करेंगे। और यदि अगर केवल ये पूछा जाए कि इसके अंतर्गत किस प्रकार के लोगों को इसमें सहायता दी जा रही है, तो आप उसमें इन लोगों को भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसमें आप इन लोगों को भी ऐड कर लेंगे। गरीब छात्र हैं अगर कोई, ठीक है, गरीब छात्र हैं, या लो इनकम फैक्ट्री वर्कर्स हैं, यानी कम आय वाले जो कर्मचारी हैं जो फैक्ट्री इत्यादि में काम करते हैं। इसके अलावा जो EWS यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आते हैं, जो आर्थिक कमजोर वर्ग से बिलोंग करते हैं, उन सामान्य वर्ग के लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो लाभार्थियों के लिए किराए के आवास परिसरों का निर्माण किया जाएगा। और ये जो निर्माण है और इसका जो संचालन है, रखरखाव है, इसको दो भागों में, यानी एक निजी और एक जो है वो सार्वजनिक, निजी और सार्वजनिक दो प्रकार के संस्थानों की यहाँ पर भागीदारी रहेगी। और ये जो आवास बनाए जाएंगे, इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसे आप PMAY के नाम से जानते हैं, शहरी के नाम से जानते हैं, उसके अंतर्गत इसको जो है वो लागू किया जाएगा। तो ये जो दो सेक्टर हैं, जैसे निजी और सार्वजनिक की अगर यहाँ पर बात करी जा रही है, तो तमाम प्रकार के ऐसे लैंड्स हैं जो गवर्नमेंट के पास हैं, जिनका कोई यूज़ नहीं होता है, अबेंडेंड हैं, उसको लिया जाएगा इस योजना के अंतर्गत और लेकर के उस पर आवास बनाए जाएंगे और वो आवास किराए पे दिए जाएंगे। इसी तरीके से तमाम सारे निजी संस्थानों में भी हैं, सेमी प्राइवेट सेक्टर्स में भी हैं, वो वाले भी जो स्पेसेस हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑक्यूपाइड किए जाएंगे इस योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इसको ऑक्यूपाई किया जाएगा। और साथ ही साथ उसमें जो आवास हैं वो बना करके
इन प्रवासी अप्रवासी जो शहरी अप्रवासी हैं इनको प्रदान किया जाएगा, अगर वो उन कह सकते हैं लाभार्थियों में आते हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए हैं। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे जो है इसमें शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा इस आवास योजना में कई सारी और दूसरी जो प्रोजेक्ट हैं वो भी लिंक हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय की सुविधा इसमें प्रदान की जाएगी, शौचालय की सुविधा इसके अंदर प्रदान की जाएगी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अगर देखा जाए तो। इसके अलावा सौभाग्य योजना आपने सुना होगा, उसके अंतर्गत सौभाग्य योजना जो है वो भी इसका भी इंसर्शन है इसमें, जिससे कि इन जगहों पर बिजली जो है वो प्रदान की जाएगी, इन जगहों पर बिजली प्रदान की जाएगी सौभाग्य योजना के अंतर्गत अगर देखा जाए। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना, इसके द्वारा एलपीजी की सुविधा भी प्रदान करी जाएगी, इन पर्टिकुलर कह सकते हैं कि आवासीय योजना के अंतर्गत आने वाले जो लोग हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, पीएम जनधन योजना जो है वो उसके द्वारा इनके बैंक खाते इत्यादि जो है वो खुलाने का प्रयास किया जाएगा। ये सब चीज़ें भी इस योजना के अंतर्गत प्लान्ड है, शामिल है। अब इसका जो 31 मार्च 2022 तक जो है इसके 2 करोड़ किफ़ायती घर बनाने का लक्ष्य रखा गया था। तो 2 करोड़ किफ़ायती घर बनाने का लक्ष्य जो है वो 31 मार्च 2022 तक के लिए रखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो है कौन कौन सी योजनाएं शामिल हैं वो मैंने आपको यहाँ पर अभी लिख करके समझाया, बताया। लेकिन एक पॉइंट है जो इसके लिए आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, और वो ये है कि इस योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी हैं उन्हें यदि अगर मकान मिलेगा तो वो मकान 25 वर्षों तक किराए के लिए कम से कम लेना पड़ेगा। यानी कि इसके अंतर्गत जो किराएदारी है, किरायादारी जो है वो किराएदारी या किरायानामा जो है वो 25 वर्षों के लिए होगा, इससे कम के लिए आपको आवास प्रदान नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना ही रखना है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, अब ये जो 2 योजनाएं बताई हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपके सामने यहां पर रख रहा हूं। इन प्रश्नों का उत्तर मैं आज आपको यहां पर नहीं बताऊंगा। इन प्रश्नों का उत्तर आप सभी पार्टिसिपेंट्स को, अगर आप सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं और डेडिकेटली अगर आप इसमें जो है अपना जो समय है वो दे रहे हैं, तो आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर देना चाहिए, और सही उत्तर जो होगा उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ 29 मई 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया था। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और इससे संबंधित ABCD 4 ऑप्शन है आपके पास में, इनमें में से कौन सा सही है ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा। पहला कथन इसमें लिखा हुआ है, बच्चे द्वारा 10 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उसके अभिभावकों को 4000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। क्या यह कथन सही है या नहीं? दूसरा, योजना के अंतर्गत वर्तमान में परिवार की वार्षिक आय की सीमा 2 लाख रुपए निर्धारित की गई है। क्या यह कथन सही है या नहीं? अगर केवल पहला सही है तो A, दूसरा सही है तो B, दोनों सही हैं तो ऑप्शन C, और दोनों में से कोई भी सही नहीं है तो ऑप्शन D आपको बताना होगा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तर प्रदेश शहरी प्रवासियों के लिए किराए की आवास योजना का शुभारंभ 26 मार्च 2021 को किया गया। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, या कौन इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी निम्न में से कौन से हैं? तो आपको बताना है कि इसमें से जो लाभार्थी हैं जिनको लाभ मिल रहा है इस स्कीम के अंतर्गत आने वाले जो बेनिफिशरीज हैं वो कौन हैं? विडोज हैं, वर्किंग विमेन्स हैं, माइनॉरिटीज हैं, या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब के अंतर्गत आने वाले लोग हैं? किन लोगों को ये मिलेगा? ठीक है, तो ये प्रश्न जो है, इस दोनों प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको देना है, और इस प्रश्न का सही जवाब हम लोग अगले सेशन में जब मुलाकात करेंगे, लक्ष्य पीटी 2022 की जो सीरीज चल रही है हमारी लगातार, उसमें हम लोग मिलेंगे। इसके अलावा इस प्रश्न का उत्तर आपको इन जगहों पर भी मिल सकता है, और साथ ही साथ यदि अगर आपके मन में किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन क्वेरीज वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर इन ट्विटर हैंडल्स पर भी हमसे मुलाकात कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि स्टडी IQ PCS चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने मित्रों को भी बताइए कि वो इस मुहिम में शामिल हों, जिसमें हम सभी इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि जो बच्चे हैं स्टेट PSC की तैयारी करने वाले, उनकी हम अच्छी से अच्छी तैयारी करा सकें और उनको अच्छे अच्छे अधिकारी पदों पर पहुंचा सकें।
अभी अभी जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें इस प्रोग्राम की पूरी स्क्रीनशॉट ले लेनी चाहिए, इसके अनुसार उन्हें पढ़ाई लगातार शुरू कर देना चाहिए। आज के सेशन में फिलहाल इतना ही, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।